हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोगों के। तो देखो, आज अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन की सीरीज जो आपके चल रही है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और आरपीएससी ग्रेड 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से। अर्थात ये तीनों ही एग्जाम एक ही लेवल के हैं, तो आपको सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। क्योंकि जो एनसीईआरटी है इसमें बहुत ही लेवल के क्वेश्चन दे रखे हैं, तो अपने को करने में भी थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शंस नहीं है। ऑप्शंस हो तो अपन ऑप्शन से कर लें, लेकिन अपने को कंप्लीट आंसर निकालना होता है, तो थोड़ा टाइम भी लगता है क्वेश्चन को करने में, और समझ में जरूर आना चाहिए। क्योंकि जितने भी अपन क्वेश्चन कर रहे हैं वो सारे समझ में आने चाहिए। यदि समझ में नहीं आ रहे हैं तो समझ लो अपन सही राह पर नहीं है। क्योंकि एनसीईआरटी के काफी बार क्वेश्चन जब आते हैं तो सीधे एनसीईआरटी बेस आते हैं और उनके आंसर भी सीधे दिए होते हैं, तो एग्जामिनर को क्वेश्चन चूज करने में बहुत कम परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए काफी बार फिजिकल केमिस्ट्री के आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स और कुछ क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में बढ़िया लेवल के हैं वो आ सकते हैं। तो याद रखो बच्चों कि जो भी अपन सीरीज चला रहे हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे टाइम पास के लिए चल रही हो। टाइम पास किसी भी चीज में, पढ़ाई में कभी भी टाइम पास नहीं होता है, ये चीजें याद रखो आप। देखो, पढ़ने में अपने को परेशानी भी आती है। यदि यही वीडियो कोई मनोरंजन की होती तो हमारा दिमाग इन वीडियो को आसानी पूर्वक देख लेता, लेकिन जब हम पढ़ाई की बातें करते हैं तो हमें जोर पड़ता है, पढ़ने में जोर पड़ेगा। तो जोर पड़ने का रीजन क्या है? क्योंकि हमारा माइंड ऐसी चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए नहीं कर पाता जो काम की हैं। तो मैं पढ़ाई की जितनी भी वीडियो डाल रहा हूं आपको, तो आपको भी लगता है कि ये ऐसे ही वीडियो आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ईमानदारी से कि ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और एनसीईआरटी आधारित हैं और पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो देखो, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे, लेकिन जो भी बच्चे जरूरतमंद हों, जिनको केमिस्ट्री पढ़ना है, उनके लिए इसको शेयर भी कर दें, ताकि सभी को पता पड़े कि जो एनसीईआरटी को अपन छोड़ रहे हैं क्वेश्चन तो वहीं से आने वाले हैं। अपन जो रंगीन बुकें पढ़ रहे हैं उन बुक से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि एनसीईआरटी राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही है और जो एग्जाम्स हैं वो भी राजस्थान की सरकार द्वारा ही लिए जा रहे हैं। तो अपन को याद रखना है, जिसकी किताबें चल रही हैं, जो एग्जाम ले रहा है तो अपनी किताबों से तो लेगा, तो इसलिए एनसीईआरटी को फॉलो करें। आंख बंद करके अगर कोई भी बुक पढ़नी है आपको, तो हर बार यही सलाह है कि एनसीईआरटी को पढ़ें, एनसीईआरटी को पढ़ें, इसके अलावा कोई भी बुक मत पढ़ो। साइंस का एक ही फंडा है एनसीईआरटी बुक, इसके अलावा साइंस में कुछ नहीं पढ़ना है। आगे बात समझ में? तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। आगे बात समझ में? तो करें स्टार्ट। तो देखिएगा क्या कहता है पहला क्वेश्चन। कंसीडर द रिएक्शन Cr2O7 2 14H plus 6 electron and convert to Cr plus 3 7H2O. What is the quantity of electricity in coulombs needed to reduce 1 mole Cr2O7? क्या कहता है ये क्वेश्चन, समझो। देखो, निम्नलिखित अभिक्रिया Cr2O7 2 आयनों में 1 मोल के अपचयन के लिए कूलाम में विद्युत की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। अर्थात आपको यहां फाइंड करना है कि 1 मोल का रिड्यूस कराना है तो अपने को कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है। तो समझिएगा बच्चों, आपको इसमें आना चाहिए एन फैक्टर। तो देखो, Cr2O7 2 यहां क्रोमियम +6 में है और यहां क्रोमियम किसमें है? +3 में है। तो बताओ, +6 से +3 में क्रोमियम आ रहा है, तो एन फैक्टर कितना आना चाहिए? बोलो, 3 आना चाहिए। लेकिन देखो, क्रोमियम कितने हैं? यहां 2 हैं, यहां भी 2 हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 6 आ गया। एन फैक्टर कितना आ गया? 6 आ गया। किसी को कोई परेशानी, समस्या हो तो बताओ। तो देखो, यदि अपने को 1 मोल रिड्यूस करना है, 1 मोल रिड्यूस करना है तो कितने चाहिए बताओ? 6 फैराडे चाहिए, क्योंकि एन एफ 1 मोल के लिए कितना चाहिए? 6F। क्योंकि इसका देखो 1 मोल कर रहा है, इसके यहां 2 बन रहे हैं, अर्थात 1 मोल का रिड्यूस कर रहे हो, 6 फैराडे चाहिएगा। अब वैल्यू पुट कर दो, 6 × 96,500 यही होती है। तो बताओ, 0 0 0 9 57, और अगर इसको पॉइंट लगाओगे तो ये आ गया 5.79 × 10⁻⁻⁴
1 2 3 4 5 10 टू पावर 5 क्या आ गई? ये इलेक्ट्रिसिटी आ गई। कितनी पूछी है? मात्रा की आवश्यकता होगी, तो इतनी मात्रा की अपने को आवश्यकता रहने वाली है। आगे बात समझ में? इतना कूलाम अपने को चाहिएगा। बोलो किसी प्रकार की कोई समस्या? ऐसी में ऐसा पूछ ले आपको कि भैया Mn+7 से Mn+2 में गया है तो कितना चाहिएगा? तो आप देखो Mn+ से यहाँ आया है तो एन फैक्टर कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, तो यहाँ 5 फैराडे की आवश्यकता होगी 1 मोल रिड्यूस के लिए। यदि Mn ये चला गया Mn+3 में, किस में चला गया जी? Mn+3 में, तो 7 से 4 फैराडे की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ 4F की पड़ेगी। इस तरीके से याद रखना है। जैसे मैंने कह दिया कॉपर +2 से चला जाए कॉपर में सॉलिड में, तो यहाँ 2 से 0 में जा रहा है तो एन फैक्टर 2 आ गया, तो यहाँ कितने की पड़ेगी? 2 फैराडे की पड़ेगी। ऐसे मैं बोलूं सर कि जिंक +2 से जिंक सॉलिड बन रहा है, ये +2 से कहां जा रहा है? 0 में जा रहा है, तो एन फैक्टर 2 है, तो यहाँ कितने की पड़ेगी? 2 फैराडे की पड़ने वाली है। आगे बात समझ में? अर्थात जितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है वही क्या कहलाएगा जी? उसका फैराडे कहलाएगा। देखो Cr2O7 को चेंज होने के लिए 6 फैराडे चाहिए। 6 इंटू एफ 6 में 500 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इलेक्ट्रिसिटी की मात्रा पता पड़ जाएगी। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन पेपर में दिखे, एन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देना है एफ से, तो आपको क्या मिल जाएगा? बताओ, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। आगे बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है? देखो ये कह रहा है कि राइट द केमिस्ट्री ऑफ द रिचार्जिंग। रिचार्जिंग का मतलब चार्ज कर रहे हो, जब क्या कर रहे हो जी? चार्ज कर रहे हो। लेड स्टोरेज बैटरी हाईलाइटिंग द मटेरियल दैट आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग द रिचार्जिंग। अर्थात चार्ज करते समय जो सेल रिएक्शन होती है सेकेंडरी बैटरी में, उसको अपन को लिखना है। तो देखो चार्जिंग के दौरान प्रयुक्त पदार्थों का विशेष उल्लेख करते हुए लेड संचायक सेल की चार्जिंग क्रियाविधि का वर्णन रासायनिक अभिक्रियाओं की सहायता से करो। तो क्या करना है जी? आपको पता है एक होता है एट एनोड और एक होता है एट कैथोड। एनोड पर क्या होता है जी? एनोड पर पता है आप सभी को ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन होता है। ये अपने को रिएक्शन आनी चाहिए। तो देखो आपको चार्जिंग की पूछी है, तो जब चार्ज हो रही होती है बैटरी, तब जो खत्म होगी बैटरी उसका रिवर्स हो जाता है। तो यहां देखो PbSO4 क्या होगा? PbSO4 सॉलिड +2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये, तो यहां बन जाएगा Pb सॉलिड +SO4-2। किसी कोई परेशानी समस्या हो तो बताओ। ठीक है, अब कैथोड पर क्या होगा बताओ? PbSO4 ये एक्वस में है, PbSO4 ये एक्वस में है, ये सॉलिड में गया। ठीक है, PbSO4 सॉलिड +2H2SO4-2। अब 2H2SO4 है तो -2 नहीं लगाएंगे क्योंकि यहां अपने को H2SO4 दे रखा है। PbSO4 +2H2SO4 2H2O वाटर का मॉलिक्यूल लेंगे ना। देखो समझो, एट एनोड पर जब रिचार्जिंग होगी तो देखो PbSO4 2 इलेक्ट्रॉन लेकर Pb सॉलिड +SO4-2 में जाएगा। कैथोड पर क्या होगा? PbSO4 प्लस वाटर मॉलिक्यूल लिक्विड PbO2 SO4-2 4H +2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। किसी कोई परेशानी? अब बताओ, तो इस रिएक्शन को लिख सकते हैं, अब अपन लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन गए। कभी भी जब बैलेंस रिएक्शन होती है उसमें अपने को इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई देते हैं, ये बात याद रखनी है। लिख दो इस रिएक्शन को, क्या लिखोगे बताओ? 2 PbSO4 प्लस, अब देखो
2H2O इन कन्वर्ट Pb सॉलिड प्लस PbO2 सॉलिड PbO2 प्लस 2H2SO4। ये रिएक्शन बन जाएगी, बताओ। यही रिएक्शन आती है जब आपको याद रखना, जब ये सेल क्या हो रहा हो, डिस्चार्ज हो रहा हो, तो क्या होगा बताओ, बोलो। ये रिएक्शन उलट जाएगी, अर्थात ये जो Pb सॉलिड प्लस SO4 माइनस 2 किसमें चला जाएगा, PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में, उधर की साइड में। ठीक है, अब ये देखो जब चार्ज हो रहा है ना, तो एनोड पर होगा रिडक्शन। क्या होगा जी, रिडक्शन होगा, क्योंकि Pb प्लस 2 में है, यहाँ 0 में गया तो रिडक्शन हो गया। PbSO4 तो यहाँ Pb प्लस 2 में है और यहाँ प्लस 2 में भी है, तो इसलिए ये इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये बात आपको याद रखनी है। ये जब है जब चार्ज हो रहा है, यदि आपको डिस्चार्ज करना है तो आप जानते हैं Pb सॉलिड प्लस SO4 माइनस 2 इन कन्वर्ट PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यही होती है। इसके बाद में ये रिएक्शन क्या होगी बताओ, PbO2 प्लस SO4 माइनस 2 प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इन कन्वर्ट क्या बनाएगा बताओ, PbSO4 प्लस 2H2O। अब बताओ, लिख दो इस रिएक्शन को, तो क्या बनती है बताओ, नेट रिएक्शन जब डिस्चार्ज हो रहा हो, डिस्चार्ज होते टाइम क्या बनेगी बताओ, Pb सॉलिड प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4 इन कन्वर्ट 2PbSO4 प्लस 2H2O। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। ये क्या है बताओ, डिस्चार्जिंग की रिएक्शन है। किसकी है जी, डिस्चार्जिंग की रिएक्शन है। ये चीजें आनी चाहिए आप लोगों को। ये डिस्चार्जिंग की है, डिस्चार्जिंग करोगे तो इसको लिख देना इधर और इसको लिख देना इधर। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। आई होप आ गई होगी, और ये सीधा सीधा काफी बार पूछ सकता है इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, समझो। Suggest two materials other than hydrogen that can be used as fuel in the fuel cell। हाइड्रोजन को छोड़कर ईंधन सेलों में प्रयुक्त किए जा सकने वाले 2 अन्य उदाहरण सुझाव। तो आपको याद रखना है, पहला तो ले लो CH4, इसे बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं जी, मीथेन। दूसरा लग लो CH3OH, इसे बोलते हैं मीथेनॉल। क्या बोलते हैं जी, मीथेनॉल। ये 2 ऐसे आपकी फ्यूल है जो उसकी जगह आपके काम आ सकते हैं। किसी को कोई परेशानी हो तो बताओ। बोलो भाई बोलो। बोलो जी बोलो, क्या है ये क्वेश्चन, समझ में आ गया। मीथेन और मीथेनॉल 2 यूज कर लेना, ये इसका काम कर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझो। ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समझाइए कैसे लोहे पर जंग लगने का कारण एक वैद्युत रासायनिक सेल बनना माना जाता है। आपको जो रस्ट होती है, रस्ट, कभी भी आप नया लोहा लेकर के आना, आपको चमकीला दिखाई देता है, लेकिन कुछ समय के बाद यदि आप उसको पानी या एयर की उसमें प्रेजेंस में बाहर पटक दोगे कहीं भी, तो उस पर एक भूरे रंग की परत आ जाती है, उसे अपन बोलते हैं जंग। क्या कहा जाता है जी, जंग कहा जाता है। जंग का सूत्र होता है Fe2O3.XH2O। लेकिन ये बनता कैसे है, इसकी केमिकल रिएक्शंस क्या हैं, वो उसकी अपन बात करने वाले हैं। तो देखो, एनोड, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है जी, ऑक्सीडेशन। कैसे लिखूंगा बताओ, Fe सॉलिड से बन रहा है Fe प्लस टू इलेक्ट्रॉन। क्या ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या बताओ, बोलो। और इसके बाद में कैथोड,
कैथोड पर क्या होता है जी, रिडक्शन होता है। आपको पता है कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन क्या होगा बताओ। अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा बताओ, O2 गैस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, O2 गैस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H प्लस से बनेगा 2H2O। क्या बन जाएगा जी, 2H2O। क्योंकि देखो आपको याद रखना है H2 का एन फैक्टर होता है 2 और O2 का एन फैक्टर होता है 4। आगे बात समझ में। क्योंकि देखो O2 क्या होगा, O2 एक ऑक्सीजन का होता है 2 -2, इसके बाद में O2 से O -2 बनता है, तो 2 ऑक्सीजन बन रही हैं, 2 ऑक्सीजन बन रही है तो एन फैक्टर 4 हो गया। जबकि H2 का एक होता है लेकिन 2 का कितना होगा, 2। H2 से बनता है 2H प्लस, तो एन फैक्टर 2 हो गया। आगे कहानी समझ में, याद रखना है ये, कभी भी पेपर में मिल जाए ना, O2 का एन फैक्टर 4 और H2 का 2। किसी को कोई परेशानी समस्या हो तो बताओ। क्या मैं इस रिएक्शन को लिख सकता हूं, क्या लिख सकते हैं आराम से, क्या परेशानी है। लेकिन समझो बच्चों, अब मेरे को इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो मैं लूंगा यहाँ 2, तो ये भी 2 चला जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। 4 से 4 कट गया। बोलो क्या बनी रिएक्शन, 2Fe सॉलिड प्लस O2 गैस प्लस 4H प्लस, यही बनी, प्लस 2Fe प्लस 2 प्लस 2H2O। ये क्या बन गई बताओ, कंप्लीट रिएक्शन। आपको काफी बार पेपर में क्या कहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला या कंप्लीट रिएक्शन ऑफ द कोरोजन। तो कोरोजन की क्या आ गई बताओ, 2Fe सॉलिड प्लस O2 गैस प्लस 4H प्लस इन कन्वर्ट, ये कन्वर्ट आएगा जी, ये किसने लिखा है, 4H प्लस इन कन्वर्ट 2Fe प्लस 2 प्लस 2H2O। क्या आ गई कहानी समझ बताओ। अब मेरे को बताओ, आपको यहां इसका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, E0 Fe प्लस 2 से बन रहा है Fe, तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है वो आता है 0.44 वोल्ट, और ये दे रखा है माइनस में। इसमें दे रखा है जी, माइनस में दे रखा है। इसके बाद में इसका दे रखा है E0, क्या बन रहा है बताओ, H प्लस से H प्लस O2 से बन रहा है H2O। इसका जो आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है वो है 1.23 वोल्ट। कितना दे रखा है, 1.3 वोल्ट, 23 वोल्ट। अब देखो बच्चों, हमेशा याद रख लो इस बात को, E0 सेल की वैल्यू आपको पेपर में मिलेगी ही मिलेगी, आप किसी की भी याद नहीं कर सकते। बस इतना याद रखना है आप लोगों को कि निकालते कैसे हैं, निकालना आना चाहिए, बाकी पेपर में सारा डाटा देगा। देखो मगर ध्यान से देखो, कहां देखोगे, बोर्ड की तरफ देखो। कैसे देखोगे बताओ, देखना है लेकिन ध्यान से देखोगे। कैसे निकालोगे बताओ, E0 सेल फाइंड करना है मेरे को। क्या करना है बच्चों, E0 सेल फाइंड करना है। आपके पास में 2 आइडिया हैं। मैंने वैसे आपको 3 फॉर्मूलों की बात की थी, लेकिन आपको 2 फॉर्मूले या एक फॉर्मूला कोई सा भी याद कर लो। क्या कहता है फॉर्मूला, देखो E0 सेल, E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट। और मैं किसकी बात करूंगा बच्चों, SRP की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा, SRP की बात करूंगा। ध्यान से देखो, SRP की वैल्यू की बात करूंगा, Fe2 प्लस से Fe में जा रहा है, अर्थात रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है जी, इसका रिडक्शन हो रहा है। यहां देखो H प्लस से O2 में जा रहा है, H प्लस से O2 में जा रहा है, H प्लस से O2 में जा रहा है, इसका भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। बोलो किसी को कोई परेशानी हो तो बताओ। अब देखो आपको पता है कैथोड क्या है जी, कैथोड है ये O2 4 इलेक्ट्रॉन प्लस, अर्थात 2H2O वाला क्या किसका काम करेगा, कैथोड का काम करने वाला है। ध्यान से देखो 1.23 माइनस करोगे ई रिडक्शन पोटेंशियल तो माइनस 0.44। अगर इसको मैं करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा। देखो 1.2344 7 6 और 1.67 वोल्ट, कितना आ गया जी, 1.67 वोल्ट। तो याद रखना है बच्चों, क्या याद रखोगे कि जो कोरोजन का फॉर्मूला है उसमें जो E0 सेल की वैल्यू आती है
1.67 वोल्ट आती है। किसी को कोई परेशानी, समस्या, दुख, दर्द हो तो बताओ, बोलो जी। अब देखो और क्या है कहानी, ये तो हो गई सेल रिएक्शन, लेकिन इसमें याद रखना है कोरोजन कैसे होता है। कोरोजन कैसे होगा तो याद रखो, कोरोजन कैसे होता है पता है, Fe2 प्लस एक्वस और मिलेगा जल के साथ में। किसके साथ में मिलेगा, जल के साथ में मिलेगा। और इसके साथ में ही देखो समझा देता हूं, देखो मगर ध्यान से देखो इधर, ठीक है। देखो Fe प्लस 2 एक्वस प्लस 2H2O प्लस हाफ O2, ये बन गया हाफ O2 गैस। इससे बनेगा Fe2O3 डॉट, ये सॉलिड प्लस 4H प्लस बाहर निकल जाएंगे। देखो अगर ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, ये क्या है जी, पर्यावरणीय पर्यावरणीय ऑक्सीजन है। आपने भी देखा होगा जब लोहे को लेकर के आते हैं अपन, तो उसको यदि अपन बाहर खुला छोड़ देते हैं तो देखो पानी की बूंदें मिल रही हैं, आयरन रखा है जी और ऑक्सीजन के साथ में मिल गया, तो Fe2O3.XH2O, जंग का फॉर्मूला होता है XH2O। पानी के अणु कितने ही हो सकते हैं और उसके साथ में हाइड्रोजन को क्या कर देता है जी, रिलीज कर देता है। इस तरीके से आपके टेक्स्ट और एग्जाम्पल हो जाते हैं खत्म, लेकिन ये सिलसिला अभी खत्म नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों इस क्वेश्चन को अगर आप कर पा रहे हो तो ये समझो 10th क्लास का क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बोलो, ये कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन द ऑर्डर ऑफ विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट। निम्नलिखित धातुओं को उस क्रम में व्यवस्थित किए जिनमें से एक दूसरे को उनके लवणों के विलयनों से प्रतिस्थापित करती है, प्रतिस्थापित करती है। तो देखो काशी नाथ का मांगी लाल, काशीनाथ का मांगी लाल आलू जमीन पर फैलाकर पड़ोस के हीरा से कहता है, कौन है जी, आगे आइएगा, आगे आऊं और पता से खाऊं। ठीक है, अब देखो याद रखो, ये वाला इन सभी को डिस्प्लेस कर सकता है, ये वाला इन सभी को कर सकता है। अब करना है अपने को उन निम्नलिखित धातुओं को उस क्रम में व्यवस्थित किए जिसमें एक दूसरे को उनके लवणों से विलयनों से प्रतिस्थापित करती है। तो देखो सबसे नीचे कौन जाएगा बताओ, कॉपर, सबसे नीचे आएगा कॉपर। ठीक है, सबसे पहले देख लो इनमें से कौन है, Mg सबसे पहले आएगा, Mg सभी को रिप्लेस कर देगा। उसके बाद में देखो Mg हो गया, उसके बाद में एल्यूमिनियम कर देगा, इसके बाद वालों को एल्यूमिनियम के बाद में जिंक, जिंक के बाद में आयरन, आयरन के बाद में कॉपर। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखो मैग्नीशियम इन सभी को रिप्लेस कर सकता है, एल्यूमिनियम इन सभी को रिप्लेस कर सकता है, जिंक इन सभी को कर सकता है, आयरन इनको कर सकता है, कॉपर किसी को नहीं कर सकता। इस तरीके से आपको इसको क्या करना है जी, अरेंज करना है। ठीक है, कर लोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है समझो, निम्नलिखित सेलों के 298 केल्विन पर निर्णय समीकरण एवं ईएमएफ लिखो। क्या करना है जी, ईएमएफ लिखवा रहा है, एक का लिख के बता देता हूं, कोई से का भी, बाकी मैं बता चुका हूं आपको। देखो सबसे पहले आपको निर्णय समीकरण एवं ईएमएफ का फाइंड करना है, ईएमएफ। तो बच्चों देखो आपको डाटा नहीं दे रखा है इसका, Mg का और कॉपर का। तो देखो Mg का सबसे पहले अपने को चाहिएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या चाहिएगा जी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब देखो पेपर में आपको मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, लेकिन अपने को डाटा तो चाहिएगा। बोलो डाटा चाहिएगा। तो देखो मैं बात करता हूं Mg की, Mg का एक क्वेश्चन करके बताऊंगा मैं ताकि आप सारे कर सको। E0 Mg प्लस 2 से बन रहा है Mg,
इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है मेरे को, कितना दे रखा है जी, -2.36 वोल्ट। ई नॉट कॉपर +2 से बन रहा है कॉपर, इसका जो ई नॉट सेल है ये है 0.34 वोल्ट। देखो कॉपर का तो मेरे को रटा पड़ा है क्योंकि डेनियल सेल में काम आता है बच्चों, तो ये याद है, जबकि ये क्या काम नहीं आते, तो इसलिए अपने को याद नहीं है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। देखो मगर ध्यान से देखो, इधर टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले मेरे को चाहिए कि देखो Mg+2 से ये कर रहा है कॉपर +2 से कॉपर, अर्थात ये काम करेगा जी एनोड का, किसका काम करेगा, एनोड का। ये काम करेगा कैथोड का, किसका काम करेगा, कैथोड का। आपको पता है क्या, ई नोट सेल निकाल लूं, ई नोट सेल ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ई लेफ्ट अर्थात रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा हूं आरपी की, ठीक है, ये भी आरपी की बात कर रहा हूं मैं। बोलो कॉपर का बोलो 0.34 माइनस 2.36 वोल्ट, ऐड कर दो इसको तो ये प्लस आ जाएगा। बोलो प्लस आने के बाद में 6 और 4 10, 3 और 3 6 7, 2.70, 6 और 4 10, 3 और 4 2.70 वोल्ट आ गया। कोई परेशानी समस्या हो तो बताओ। रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, ठीक है, इसका ये ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा 2.70 वोल्ट। अब आपको पता है, क्या पता है, सब कुछ पता है, आपको नहीं बताओ तो अलग बात है, बाकी सब कुछ पता है। ई नॉट सेल -0.059 डिवाइड बाई 2, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। देखो Mg से Mg+2 में जा रहा है तो n फैक्टर आ रहा है 2। ये भी देख लो कॉपर +2 से इसमें जा रहा है कॉपर में, तो यहाँ भी n फैक्टर 2, एक का ले लो किसी का भी, ये ले लिया जी। अब बताओ लॉग कंसंट्रेशन ऑफ किसकी लिखेंगे बताओ, प्रोडक्ट की लिखेंगे, तो Mg+2 है। Mg+2 जब इस रिएक्शन को ओपन करके लिखोगे ना तो Mg आने वाला है राइट साइड में, कॉपर आने वाला है लेफ्ट साइड में। तो बताओ Mg+2 की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई कॉपर +2 की कंसंट्रेशन। किसी को कोई परेशानी? देखो ई नोट सेल मैंने फाइंड करना है 2.70 माइनस 0.0295, 29 लिख लो क्योंकि 2 से देखो 0 2 और नाम 18 और 5 295 लॉग। अब देखो Mg की कंसंट्रेशन देखो 0.001, ठीक है, अपॉन इसकी देखो 0.0001। आगे बात समझ में? बोलो जी। मेरे को पॉइंट हटाना है, पॉइंट हटा दो, हटा दिया जी। यहाँ 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3, एक बढ़ा दो ऊपर, अर्थात ये आ गया log 10। log 10 का मान आता है 1, कितना आता है जी 1। इसको मैं कंप्लीट सॉल्व करके लिख दूं, ये आता है 1, कितना आ गया 1। log 10 की वैल्यू आती है 1 आती है, तो 2.70 इस तरीके से लिख लो, इसमें से कम कर दो इसको 0.295, कम करोगे तो 5 और ये आ गया 0, ये 7, ये 6 और 2.6705 वोल्ट। ये सेल कितना आ गया 2.6705 वोल्ट। इसी तरीके से ये भी करना है बच्चों, ये भी करना है, ये भी करना है। याद रख लेना Fe+2 में जा रहा है, अर्थात इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहां से ये H+ से H2 में आ रहा है, लेकिन याद रखना, क्या याद रखना, यहाँ Fe से इसमें जा रहा है तो यहाँ ये 2H है भैया, 2H है, तो 2H का बार दे रखा है प्रेशर, तो यहां तो क्या होगा, इसका तो 0 आ जाएगा मामला पूरा ही, क्योंकि H हाइड्रोजन के लिए तो 0 आता है, जो इसका डाटा होगा वही काम में आने वाला है। Sn में भी देखो ये दे रखा है डाटा, ई नोट सेल तो 0 आ जाएगा, तो ये डाटा पुट कर देना। इसके बाद में PT इतना, Br2 ये, तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हो, यही ट्रिक रहने वाली है। आगे बात समझ में? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो एनसीईआरटी के अंदर के क्वेश्चन है। कौन से अंदर के क्वेश्चन है जिनको अपन को करना आना चाहिए? देखो जी क्या कहता है क्वेश्चन, देखो द कंडक्टिविटी ऑफ 0.25 m, अर्थात कैपिटल M बराबर 0.20 कैपिटल M। सॉल्यूशन ऑफ KCl एट 298 केल्विन के एज। कप्पा की वैल्यू दे रखी है सर, कप्पा की कितनी दे रखी है 0.0
248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है। तो ये जानते हो आप, कप्पा इनटू 1000 डिवाइड बाई सी या एम, यही होता है फॉर्मूला। बोलो, काफी बार करवा चुका हूं, ध्यान से देखो, मगर बोर्ड की साइड देखना है। देखो कप्पा क्या है बताओ, कप्पा की वैल्यू दे रखी है ये, तो वो 1 2 3 4, अर्थात इसको लिख लो 0.0248 इंटू 1000 डिवाइड बाई सी कितना है 0.20, ये दे रखा है, कोई बात नहीं है। पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाओगे तो 1 2 3 4 अर्थात 2 जीरो जुड़ जाएंगे नीचे, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखो 3 जीरो से 3 जीरो गई, कोई परेशानी नहीं है। 2 से काटो, 1 2 4 इतनी आ गई 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये क्या आ गई, इसकी यूनिट आ गई। किसी को कोई परेशानी समस्या हो तो बताओ। क्वेश्चन सारे सरल हैं, पढ़ना पड़ेगा पढ़ना पड़ेगा पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने का कोई भी विकल्प नहीं हो सकता। आगे बात समझ में। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एन फैक्टर का, ये याद रखना है, याद रखना है, देखना है मगर ध्यान से देखना है। देखो क्या देखोगे बताओ, 1 मोल Al3 प्लस से Al में जा रहा है, अर्थात यहाँ 3 फैराडे आ रहा है। बोलो Al प्लस 3 से Al में जा रहा है, 3 फैराडे आ रहा है। कॉपर प्लस से कॉपर में आ रहा है, यहाँ 2 फैराडे आ रहा है 1 मोल के लिए। 1 मोल Mn प्लस 7 से प्लस 2 में आ रहा है, अर्थात एन फैक्टर यहाँ 5 फैराडे आ रहा है। कुछ नहीं करना है, 3 इंटू 500 कर लेना, 2 इंटू 500 कर लेना और 5 इंटू 500 कर लेना। जो आंसर आएगा वही आपका क्या आ जाएगा, आवेश आ जाएगा। किसी को कोई परेशानी बोलो, इतना ही चार्ज आने वाला है। बहुत सरल क्वेश्चन है, कर लेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो मैं पहले ही बता चुका हूं सारी चीजें, जहां बच्चे फंसते हैं मेरे को पता है, पूरा पता है। कैसे पता है बताओ, मैंने बताया H2O -2 से 0 में जा रहा है, लेकिन एक है यहाँ 2 लेना पड़ेगा जब जाके होगा। तो ये एन फैक्टर 4 आ रहा है जी, 4F याद रख लेना। 1 मोल FeO से Fe2O3, पहले रिएक्शन बैलेंस करनी आनी चाहिए। देखो Fe2O3 अर्थात यहां Fe +2 में है, यहां 3 दूनी 6, 6/2, 3 दूनी 6 -6 आना है, यहां +3 में आना है, ये +2 में है। बोलो +2 से +3 में जाना है इसको, तो बताओ कैसे करेंगे बताओ। लेकिन 2 आ रहे हैं, 2 का मतलब हो गया 2Fe, अर्थात ये +4 है, ये +6 है। बोलो यही है क्या, Fe वो है, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो क्या करेंगे बताओ। Fe2O3, Fe +2 में आ रहा है, यहाँ +3 में आ रहा है, लेकिन 2 आ रहे हैं। ऑक्सीजन 3 2 6 6 6 6 6 6 2, बताओ भाई बताओ। अगर करते हैं तो 2 2 ऑक्सीजन, इसको बैलेंस करते हैं तो देखो ये आता है, ये 4 से 6 आ रहा है, तो एन फैक्टर 2 आना चाहिए। एन फैक्टर 2 आएगा तो 2 फैराडे आना चाहिए इसका आंसर। बोलो किसी को कोई समस्या। बाकी मैं एक बार चेक कर लेता हूं, चेक कर लेता हूं। देखो देखो Fe की बात करेंगे तो 2 फैराडे आएगा, लेकिन इस रिएक्शन को यदि बैलेंस करोगे 2FeO + ½ O2 इन कन्वर्ट Fe2O3, ठीक है। यहाँ Fe की बात करूंगा, +2 से +3 में गया, ये +3 में गया है, तो देखो +3 में गया है तो 2 गए, तो देखो 2 से 2 अर्थात 2 दूनी 4, 4 से 6 हो रहा है, तो यहाँ एन फैक्टर आ रहा है 2, कितना आ रहा है 2, लेकिन ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में देखूंगा इससे 2 से 1 बन रहा है, तो Fe2O3 के कंप्लीट बात करूंगा तो ये आएगा 1 फैराडे। कितना आएगा 1 फैराडे। आगे बात समझ में।
1 मोल के लिए 1 फेराडे काम में आने वाला है, लेकिन Fe की बात करूंगा तो 2 फेराडे काम में आने वाला है, याद कर लेना इसको। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे पढ़ना है बताओ, देखो मगर ध्यान से, कहां देखना है, बोर्ड की साइड देखना है। ए सॉल्यूशन ऑफ NiNO3 का होल टू, NiNO3 का होल टू इलेक्ट्रोलाइट बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूजिंग ए करंट ऑफ 5 एम्पियर्स 20 मिनट्स, तो 20 × 60 कर लो भैया, 1200 सेकेंड, ये आएगा 6 दूनी 12 और 2 0, 12 सेकेंड। व्हाट मास द निकल इन डिपोजिटेड एट द कैथोड, आपको बस एक ही फॉर्मूला पता है, W/M IT/INF W मेरे को फाइंड करना है। मॉलिक्यूलर वेट निकल का कितना होता है, निकल 58.5 के करीब होता है शायद, कितना होता है 58.5, कितना होता है निकल का मॉलिक्यूलर वेट 58.5, निकल 58.5 मतलब 59 के करीब होता है, 59 इक्वल टू आई और टी, आई कितना है 5 एम्पियर है, टी 1200 है, डिवाइड बाई कितने का चेंज है, NiNO3 मतलब Ni+2 में जा रहा है यहाँ, अर्थात 2 × 96,500। बताओ जी, ये कट गए 2 0, इसके बाद में 5 से काटो, 5 एकम 5, 4 बच गए, 5 नाम 45, 5 × 15, 2 से काटो 6 बार, 6 से कट गया जी, 6 से कट गया, 6 5 11, इसके बाद में कर लो मल्टीप्लाई, 59 × 6 डिवाइड बाई 193, अर्थात 9 6 की 54, 5 5 6 की 30 और 5 35 डिवाइड बाई 193, 190 दूना 300, 90 दूना 180, अर्थात 1 पॉइंट कुछ आएगा, ये 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा और ये आ जाएगा ग्राम में। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर रहने वाला है, कैलकुलेशन है कर लेना। ठीक है जी, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो निम्न में से प्रत्येक के लिए वैद्युत अपघटन से प्राप्त उत्पाद बताओ। तो देखो उत्पाद पूछे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे को बहुत बढ़िया लगता है। क्वांटिटेटिव स्टडी से, ये किससे जी, क्वांटिटेटिव स्टडी से। आपको याद रखना है कि AgNO3 का यदि आप जलीय अपघटन कराते हो तो क्या होगा, तो Ag तो मिल जाएगा कैथोड पर, Ag कैथोड पर मिलेगा और NO3 माइनस की जगह मिलेगा आपको O2, क्या मिलने वाला है O2। देखो पेपर में याद रख लेना, NO3 माइनस मिल जाए या SO4 -2 मिल जाए, आपको O2 मिलने वाला है। ठीक है जी, कोई बात नहीं है। AgNO3 फिर दे रखा है, तो Ag तो मिल जाएगा कैथोड पर, NO3 की जगह मिलेगा O2। ठीक है, H2SO4 में क्या मिलेगा, H2 तो मिलेगा कैथोड पर, बोलो कैथोड पर मिल जाएगा, SO4 की जगह O2 मिल जाएगा। CuCl2, CuCl2 में क्या होगा बताओ, CuCl2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ जलीय विलयन में CuCl2 है ना, तो Cl2 की जगह आपको मिलेगा Cl2 ही, Cl2 एनोड पर और कॉपर की जगह मिल जाएगा कैथोड पर। बोलो किसी को कोई परेशानी समस्या हो तो बताओ, बताओ जी बताओ, बोलो बोलो। ठीक है जी, बोलो किसी को कोई परेशानी। इस तरीके से क्वेश्चन आने चाहिए, क्वांटिटेटिव स्टडी के ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो याद रखना है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसी के साथ अपनी सभा समाप्त हो जाएगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। देखो आप देखो 3 इलेक्ट्रोलाइट दे रखे हैं जी, कौन कौन दे रखे हैं याद रखो, A, B और C, कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4, AgNO3 और CuSO4। ठीक है जी, रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड ए सीरीज, ए स्टडी करंट 1.5 एम्पियर वाज पास थ्रू देन यूनिट
until 1.45 gram Ag deposited the cathode of cell B. How long did the current flow? What mass copper and zinc were deposited? ये कह रहा है सर कि आपको ZnSO4 दे रखा है, AgNO3 दे रखा है, कॉपर सल्फेट दे रखा है। विलयन के 3 वैद्युत अपघटनी सेलों में ABC को श्रेणीबद्ध किया गया है। 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा सेल बी के कैथोड पर 1.45 ग्राम। अर्थात देखो यहाँ एन फैक्टर की बात करूंगा तो 2 आने वाला है, यहां बात करूंगा तो 1 आने वाला है, और यहां बात करूंगा तो 2 आने वाला है एन फैक्टर। ठीक है जी। 1.5 की विद्युत धारा सेल बी के कैथोड पर 1.5, ये आ रहा है यहाँ एजी का कितना आ रहा है 1.45 ग्राम आ रहा है। ठीक है जी, कोई परेशानी नहीं है। लगातार प्रवाहित की गई विद्युत धारा कितने समय तक प्रवाहित हुई? निक्षेपित कॉपर जिंक का द्रव्यमान ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मेरे को क्या फाइंड करना है वो समझना है। सबसे पहले तो क्या फाइंड करना है समझिएगा। देखो मगर ध्यान से देखो क्या कह रहा है, क्या क्या डाटा दे रखा है मेरे को। देखो AgNO3 का कोई डाटा दे रखा है इसने। AgNO3 का डाटा दे रखा है तो W/M इक्वल टू IT/NF। IT का मतलब होता है कूलाम, कूलाम में डाटा निकाल देंगे। बोलो जी, W कितना दे रखा है 1.45 ग्राम डिवाइड बाई क्या है Ag का मॉलिक्यूलर वेट 108 इक्वल टू 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित की गई है। धारा प्रवाहित की गई है तो देखो यहां से मैं आई लिख दूंगा 1.5 इंटू टाइम मेरे को फाइंड कर लूंगा कितना टाइम आ रहा है। टाइम आते ही एन कितना आ रहा है 1 इंटू 96,500। करो सॉल्व इसको। यहां से मेरे को निकल जाएगा, क्या निकलेगा बताओ? टाइम निकल जाएगा। बोलो जी, टाइम निकल जाएगा। किसी कोई परेशानी? टाइम निकाल लेंगे यहां से। टाइम निकालने के बाद में अब देखो टाइम निकल जाएगा तो टाइम और धारा, टाइम और धारा से मल्टीप्लाई यहां से करेंगे। जैसे टाइम तो यहां से क्यू निकाल लूंगा मैं, बताओ क्यू बराबर आई इंटू टी, तो क्यू चार्ज निकल जाएगा। अब जो चार्ज है, चार्ज का उपयोग कहां कहां करोगे आप? चार्ज का उपयोग यहां कर दोगे। बोलो यहां से इसका निकल जाएगा, क्यू का मान यहां भी रख दोगे आप, तो आपको चार्ज मिल जाएगा सभी जगह। आगे बात समझ में? टाइम निकल जाएगा, टाइम बराबर क्यू इंटू आई टी, यहां से क्यू निकल जाएगा। उसके बाद में कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे बताओ? अब मैं देखो तरीका बता रहा हूं, आपको याद रखना है W/M और Q/NF। मेरे को सब डाटा पता है, सब डाटा पता है मेरे को। जिनका पूछेगा तो W/65 इक्वल टू क्यू, मेरे को यहां से जैसे मैंने x निकाल लिया अपॉन 2 इंटू 96,500। बोलो तो मेरे को इसका डाटा मिल जाएगा जिंक सल्फेट का। जिंक सल्फेट के बाद कॉपर पे आ जाऊंगा मैं। कॉपर पे कैसे आऊंगा सर? कॉपर पे आने के बाद में W/63.5 इंटू क्यू का मान आप फाइंड कर लोगे यहां से, तो मैंने मान लिया x आ गया अपॉन 2 इंटू 96,500। तो बताओ यहां भी क्या आ जाएगा? W आ जाएगा। तो इन सभी के आपको W निकाल लोगे, क्योंकि यहां से आपको टाइम का डाटा दे रखा है, टाइम निकालना है। टाइम के बाद में अपने को चार्ज निकाल लेना है, और चार्ज निकालते ही क्या होगा बताओ? चार्ज तो सभी पे समान है ना, सीरीज में जुड़े हुए हैं। सीरीज में जुड़े हुए हैं तो धारा का मान समान रहेगा। आगे बात समझ में? इस तरीके से क्वेश्चंस को क्या कर लेंगे आप? सॉल्व कर लेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ सकता है। बोलो जी बोलो। ठीक है, कैसी लगी क्लास कमेंट द्वारा बता दें हमें। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारी तरफ से कंप्लीट है। अब रहती है आपकी बारी, आप कितना पढ़ते हो आपके ऊपर है। पढ़ोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, नहीं पढ़ोगे तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, जनता है। देखो जीवन में 2 चीज़ें याद रखो बच्चों। जीवन में लोग यदि आपसे उम्मीद लगा रहे हैं तो उम्मीद का मतलब है कि आपका बिहेवियर या कुछ आप में करने की क्षमता है। इस संसार में बहुत लोग हैं, करोड़ों की संख्या में लोग हैं। यदि कोई व्यक्ति आपसे थोड़ा भी कुछ मांग रहा है या कुछ दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं समझें कि आप कुछ नहीं, आप अपने आप में कुछ बड़े आदमी हो। इसका मतलब ये है कि सामने वाला व्यक्ति
कुछ आपसे अपेक्षाएं रख रहा है, तो इसका मतलब एक ही है कि आप में वो गुण होना चाहिए जो उसकी अपेक्षाओं पे खरा उतर सके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके बिना कुछ नहीं हो सकता, आपके बिना कुछ भी हो सकता है। जैसे आप एक बात लगाओ, कोई व्यक्ति गांव से चला, एक गांव से काफ़ी व्यक्ति सिटी की साइड रहते हैं, लेकिन जब वो घर से बैठता है सिटी की साइड, तो आप जानते हैं जो व्यक्ति घर से चल रहा है शाम तक वो रुकने वाला है, जिस सिटी के अंदर आएगा वो रुकेगा। वो जब बैठता है तो वो चूज करता है कि मुझे किसके पास रुकना चाहिए। ठीक है, रुकने के लिए तो काफ़ी लोग हैं, लेकिन वो व्यक्ति का दिमाग जब बैठता है तो काफ़ी टाइम के बाद में उसका दिमाग ये इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मैं यहाँ रुकने के काबिल हूँ। अब यदि आप बताओ, उसने उम्मीद लगा करके आपके पास रुकने की उम्मीद लगाई है, और यदि आप उसको गलत जवाब देते हो तो ये आपके लिए दुख का विषय है, क्योंकि व्यक्ति ने आपके लिए कुछ ना कुछ अपने अंदर जो वैल्यू है वो आपके लिए होगी, इसलिए वो आपको कॉल करेगा, कॉल के लिए वो रोकेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जीवन में जब भी किसी व्यक्ति के साथ में कोई भी संपर्क होता है, तो ऐसा नहीं है कि वो काम कोई दूसरा नहीं कर सकता, लेकिन व्यक्ति सबसे पहले उसी को ट्राई करता है जिससे उम्मीदें होती हैं। अगर आप उम्मीदों पे खरा उतरते हो तो व्यक्ति का जो सम्मान है वो उसकी नज़रों में आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर आप नहीं करोगे काम तो वो व्यक्ति का जो मनोबल है या कोई सम्मान का विषय है वो आपके बारे में नहीं बढ़ने वाला है। तो याद रखें, कभी भी जीवन में इस चीज़ का घमंड नहीं करें कि अपन ही सब कुछ है, अपन से बड़े पूरा संसार है, अपन से अच्छा पढ़ने वाले हैं, अपन से अच्छा पढ़ाने वाले हैं, लेकिन आपको कितना समझ में आ रहा है ये आता है काम की बात। क्या नोट से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप सही राह पर चल रहे हैं, और यदि नहीं बन रहे हैं तो देखो ऐसा कभी भी नहीं पढ़ना है, बिना लक्ष्य के कोई भी काम नहीं होता है। तो याद रखें, जीवन में सभी लोगों का सम्मान करें। आप जितने भी लोगों से दिन में मिलते हो या जब भी कभी मिलते हो तो लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि वास्तव में आप इंसान हो। ऐसा नहीं हैवानगिरी करो, हैवानगिरी में ऐसा नहीं है कि आपका बिहेव दूसरे के प्रति ऐसा हो जाए कि आपका लोग आपसे नफरत करने लगें, आपकी शक्ल को भी देखना पसंद ना करें। तो इसलिए याद रखें, जीवन में ये जीवन है, इस जीवन में हर व्यक्ति काम का है। ऐसा नहीं सोचें कि मेरा किसी से काम नहीं पड़ने वाला है। तो देखो, कभी भी कोई भी काम है तो सभी व्यक्ति काम के होते हैं, सभी का सम्मान करें, सभी की रेस्पेक्ट करें, माता पिता का सम्मान करें, अपने से बड़ों का सम्मान करें, और पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राधे।